इंदु जी स्कूल से लौटी तो थकान के मारे बुरा हाल था। वो अपने स्कूल में सीनियर टीचर हैं और आजकल एग्ज़ाम नज़दीक होने के कारण व्यस्तता कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। ऐसे में घर आकर कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं रहती, पर अकेली होने के कारण सब उन्हें ही करना है। इस समय काश कोई होता जो उनको एक कप चाय बनाकर देता तो कितना अच्छा होता, लेकिन उनके दो बेटों और तीन बेटियों के होने पर भी वो इस उम्र में अकेली हैं। अगले साल तो वो रिटायर होने जा रही हैं। ऐसे में ये साल तो जैसे तैसे भी हो उन्हें अकेले ही निकालना होगा। बेटियां तो अपनी गृहस्थी में उलझी रहती हैं और बेटे अभी अविवाहित हैं। बड़ा तो अच्छे पद पर सरकारी अफसर है, पर उसकी पोस्टिंग दूसरे राज्य में होने से वो उसके साथ नहीं रह सकती। और छोटा मर्चेंट नेवी में होने के कारण कई महीनों तक घर से दूर रहता है। ऐसे में परिवार के साथ रहने का सुख उन्हें चाहकर भी नहीं मिलता। जब छुट्टियों में बेटियां बच्चों के साथ आती हैं तो उनका घर और मन दोनों ही गुलजार हो जाते हैं। उसी समय उनके यहाँ रेंट पर रहने वाले तुषार ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो बोली, आओ बेटा, कैसे हो, काफ़ी दिनों बाद दिखे हो। तुषार अंदर आकर सोफे पर बैठ गया और बोला, नमस्ते आंटी जी, लगता है आप भूल गई। मैं गांव गया हुआ था, आज ही लौटा हूँ। ओह, माफ़ करना बेटा, मेरे ध्यान से उतर गया था। अब कैसे हैं तुम्हारे पिताजी? जाने से पहले तुमने बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बोला, अब वो ठीक है आंटी जी। मैं यहाँ आपको यही बताने आया हूँ कि अगले महीने मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो आप मेरा हिसाब कर देना। इस माह का किराया आप मेरी दी हुई एडवांस में से काट लेना। अच्छा। हिंदू जी गंभीर हो गई और बोली, ठीक है बेटा, पर जाने की वजह भी तो होगी। तुषार से उनका कुछ अधिक ही लगाव हो गया था। ये लड़का बाकी किराएदारों से कुछ अलग था। जब से आया था तब से कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, ना किराया देने में ना ही व्यवहार में। वो हमेशा से फैमिली वालों को मकान देती थी। इस बार किसी बैचलर को देते हुए थोड़ी झिझक हुई, क्योंकि लोगों से यही सुना था कि ये लोग बड़ा शोर शराबा रखते हैं, पर तुषार से शायद ही कोई मिलने आया हो। उसने एक बार पूछा भी था, बेटा तुम्हारे दोस्त वोस्त हैं भी या नहीं? मैंने तो सुना था कि बैचलर बड़ा शोर रखते हैं और वीकेंड पे तो पार्टी पक्का करते हैं, पर तुम तो एकदम शांत रहते हो। तब उसने बताया था कि आंटी जी, मैं ऐसे तामझाम और दोस्तों से बचकर रहता हूँ। मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी है। गांव में मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है। मैं यहाँ पार्टी करूँगा तो वहाँ बहन भाइयों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मेरे पिताजी एक किसान हैं। ऐसे में जैसे तैसे उन्होंने मेरी शिक्षा पूरी करवा दी। यही बड़ी बात है। अब सारे परिवार को मुझसे ही आशा है। जल्दी ही मेरा एक भाई पढ़ाई पूरी करके मेरे पास रहने आने वाला है। तब दोनों मिलकर काम करेंगे और परिवार की जिम्मेदारी भी पूरी करेंगे। उसकी सुलझी हुई सोच और जिम्मेदार रवैया ही उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। अब तो उससे अपने बेटे जैसा ही लगाव हो गया था। वो भी उनको माँ जैसा ही आदर देता है। जब कभी वो बीमार पड़ी, उसने ही तो संभाला, वरना अपने बेटे तो मीलों दूर थे। वो कैसे आते? लेकिन उनको कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ये उनका ही सपना था कि बेटे कामयाब इंसान बने, और आज वो अपनी माँ के सपने साकार कर रहे हैं। बड़ा तो उनको कितनी बार बोल चुका है कि माँ, ये नौकरी छोड़कर मेरे पास आ जाओ। यहाँ नौकर चाकर सब हैं, साथ ही मैं भी तो हूँ। वहाँ अकेले रहने में पता नहीं आपको क्या मिलता है, जो आप मेरी बात नहीं सुनती हैं। वो कैसे बताए कि उनकी असल कमज़ोरी ये घर है, जो उनसे चाहकर भी नहीं छोड़ता। बेटे के पास चली गई तो ये घर जो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है, इसका ध्यान कौन रखेगा? इस घर से भी उन्हें बच्चों जैसा ही लगाव है। पति के जाने के बाद ये घर ही तो उनकी हिम्मत और सहारा बना था, वरना शहर में 5 बच्चों के साथ स्कूल की मामूली तनख्वाह के साथ गुजारा कैसे होता? शुरू से ही इस घर ने उन्हें सहयोग दिया है। पति के जाने के बाद ऊपर के एक कमरे में वो बच्चों को लेकर शिफ्ट हो गई थी और नीचे का हिस्सा किराए पर उठा दिया था। उनकी तनख्वाह से ज़्यादा तो इस घर ने उन्हें कमा कर दिया है। अब जब ये भी उनकी तरह बूढ़ा हो चला है, तो वो कैसे इसे अकेला छोड़ जाए? अब उनकी बारी है इस घर का एहसान चुकाने की। उनके लिए ये ईंट और सीमेंट से बना मकान ना होकर अपने किसी करीबी आत्मीयजन जैसा ही है। इसीलिए वो चाहे भी तो इसे नहीं छोड़ सकती। उनके चेहरे की थकान को जैसे तुषार ने पढ़ लिया और वो उनके लिए रसोई में जाकर चाय बना लाया। वो उसकी इस मदद पर मुस्कुरा दी। अगले महीने तुषार चला गया और वो अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो दो अजनबी उनके घर के बाहर खड़े थे। उन्हें लगा कोई किराए के लिए पूछने आया है, तो उन्होंने सहर्ष उन्हें अंदर बुलाया और बताने लगी कि किराया क्या होगा और कौन कौन सी बातों का पालन करना होगा।
तो वो बोले, माफ़ करना आंटी जी, हम यहाँ किराए के लिए नहीं आए हैं। हम तो यहाँ ये पूछने आए हैं कि आप सामान कब उठा रही हैं और घर कब तक खाली कर रही हैं। सामान खाली करना? ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? मैं सामान क्यों उठाने लगी? ये तो मेरा घर है। आंटी जी, ये आपका घर है नहीं था। आपका बेटा कब का इसे हमें बेच चुका है। उसने कहा था कि सामान उठाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। हमने उसे 15 दिन का समय दिया था। कहाँ है वो? उसे बुलाइए। अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। इस घर को गिराकर हमें नया घर बनाना है। क्या? ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो? मेरे कौन से बेटे ने ये घर बेचा और ये सब हुआ कब? वो दोनों तो पिछले 4 महीने से घर आए ही नहीं हैं। वैसे भी वे इस घर को बेच नहीं सकते क्योंकि ये तो मेरे नाम है और मैं तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। उन लोगों ने इंदू जी को जो कागजात दिखाए वे बिल्कुल असली थे। ये कैसे हो सकता है? वो तुरंत जाकर अलमारी से घर के कागजात निकाल लाई। लेकिन ये क्या? ये सब पेपर तो बता रहे थे कि उन्होंने इस घर को पिछले महीने ही बेचा है। उनका सर घूम गया। ये सब कब और कैसे हुआ? घबराहट में दोनों बेटों के पास फ़ोन लगाया और सब बताया तो दोनों ने ही ऐसी किसी भी बात से अनभिज्ञ होने की बात कही। उन दो लोगों ने भी उनके बेटों को नहीं पहचाना बल्कि कहने लगे, घर का सौदा करने वाला तो आपका तीसरा बेटा था। इंदु जी बोली, भैया मेरे दो ही बेटे हैं। जब कोई तीसरा लड़का है ही नहीं तो आप उससे कब और कैसे मिले? ये कौन है जो उनको अपनी माँ बताकर उनके साथ और इन लोगों के साथ ऐसा खेल कर गया? ये तो सच था कि मकान को बेचने के कागज बिल्कुल सही थे और उन पर उनके हस्ताक्षर भी थे। साथ ही उन लोगों ने बताया कि उस लड़के ने कहा था कि अचानक आपके लीवर में बड़ी बीमारी की पुष्टि हुई है और इसके लिए बड़ी रकम चाहिए। इसी मजबूरी में वो घर बेच रहा है, वरना वो अपना घर कभी नहीं बेचता। आप हॉस्पिटल में हैं और ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। इसलिए आपसे उसने हमें मिलने नहीं दिया। बाकायदा उसने हमें सारा घर दिखाया था और फ़ोन पर बात भी तो हुई थी आपके साथ। तब आपने कहा था कि इस घर को बेचने में आपकी भी रजामंदी है, याद कीजिए। उन्होंने उस लड़के का जो हुलिया बताया, उससे लग रहा था कि वो कोई और नहीं बल्कि उनके यहाँ किराए पर रहने वाला तुषार है। उन्होंने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। दिमाग पर ज़ोर डाला तो याद आया, अभी पीछे एक बार तुषार ने उनकी किसी से फ़ोन पर बात करवाई थी। तब कुछ घर बेचने की बात ही हुई थी, पर उन्हें तो उसने बताया था कि उसके पिताजी बीमार है, इसीलिए वो अपना घर बेचने जा रहा है और उसके भाई इसके लिए राज़ी नहीं है। तब उन्होंने यही समझाया था कि बेटा, घर का क्या है, दोबारा बन जाएगा, लेकिन एक बार इंसान चला गया तो दोबारा नहीं लौटता। अच्छा, तो उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर उसने इन लोगों के सामने ऐसे पेश किया और ये सब कर डाला। उसने उनके विश्वास का ये फ़ायदा उठाया। उसका उनके घर बेधड़क आना जाना और उनकी सेवा, ये सब इसीलिए था। उन लोगों ने घर की चाबियां भी उन्हें दिखाई तो इंदू जी समझ गई कि तुषार के पास उनके घर से लेकर अलमारी तक की चाबियां थी। उसने बहाने से उनके हस्ताक्षर करवाकर उनकी अलमारी से घर के कागज भी निकाल लिए और ये सब करके बचकर निकल भी गया। उन्हें याद है, वो हर महीने कंपनी में जमा करवाने के नाम पर उनके हस्ताक्षर कुछ पेपर्स पर करवाता था ताकि उसे रेंट में दी जा रही रकम का भुगतान कंपनी की तरफ से किया जा सके। शुरू शुरू में तो वो सभी कागज अच्छे से पढ़कर ही साइन करती थी, लेकिन जैसे जैसे तुषार पर विश्वास बढ़ता गया, उन्होंने इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनकी इसी लापरवाही का उसने फ़ायदा उठा लिया। उसे उनके बारे में सब पता था, इसीलिए इस अकेली वृद्ध महिला का फ़ायदा उठाना उसके लिए आसान था। अब कोई चारा नहीं बचा था उनके पास। उन्होंने अपने साथ हुई इस घटना की रिपोर्ट लिखवा दी, क्योंकि उनको पैसे भले ना मिले हों, लेकिन उन दो व्यक्तियों के पैसे भी गए और उनके कागजात भी सही थे। इसीलिए अब इसका यही समाधान बचा था। जल्दी ही कार्रवाई हुई क्योंकि उनके बड़े बेटे की अच्छी पहुंच थी। तब पता चला कि तुषार और उसके साथी शहरों में ऐसे ही अकेले बुजुर्गों को खोजते और फिर उनके साथ मेल-जोल बढ़ाकर उनका फ़ायदा उठाते। ये उनका पहला काम नहीं था। ऐसे ही कई मामलों में ये सब वांछित थे। इंदु जी को जल्दी ही इस परेशानी से निजात तो मिल गई, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अब शायद ही वे किसी पर भरोसा कर सके। इसीलिए उन्होंने नौकरी से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेकर बड़े बेटे के पास रहने का फैसला किया, क्योंकि कौन जाने कहीं फिर से कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस बार तो बात उनके घर पर थी, अगली बार उन पर भी कोई मुसीबत आ सकती है। ऐसे में घर को छोड़ना ही बेहतर था। इस तरह घर में उनके बड़े बेटे का परिचित एक परिवार रहने आ गया,
जिनके सुरक्षित हाथों में वो अपने सपनों के इस आशाने को छोड़कर जाने को तैयार हो गई। अब उनके पास बच्चों की बात मानने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं था। ऐसे वो और उनका घर दोनों भले साथ ना रहें, लेकिन अब दोनों महफूज ज़रूर थे। अब रह रहकर उन्हें अपने पति की वो सीख याद आती जब वो कहते थे, इंदु हमारे बड़े कहकर गए हैं, जब कोई आपके साथ अत्यधिक मीठा व्यवहार करने लगे तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। कौन जाने उसकी क्या मंशा है। वो अब ये सीख हर मिलने वाले को ज़रूर बताती हैं। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पढ़ने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और हाइप करें। धन्यवाद।